हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 16 जुलाई 2022। देखते हैं आज हमें क्या क्या खबरें देखने को मिली, बट उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर ओनली गोइंग टू लिफ्ट यू हायर। अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखो जो आपको तरक्की करता देख खुश हो। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अपने आजू बाजू उन लोगों को रखें जो कि पॉजिटिव हों, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो। एंड ऑल्सो ऐसा ही टाइप का इंसान आप बनने की कोशिश करो। किसी को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर, उनकी तरक्की को देखकर खुश हो। ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पर हमें दो न्यूज़ देखने को मिली। सबसे पहले तो है गोटाबाया क्विट्स, रनिल स्वॉर्न इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। देखिए, गोटाबाया राजपक्षा ने ऑफिशियली अब रेजिग्नेशन दे दिया है श्रीलंका प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट्री स्पीकर ने अनाउंस किया ये ऑन फ्राइडे। एंड हमें पता है कि श्रीलंका में क्या चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई। एंड इतनी ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई कि उनको हर चीज़ बंद करनी पड़ गई। इवन स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गया, उनके देश में फ्यूल ही नहीं आ रहा था, आप ये मान लीजिए। करंट अकाउंट डेफिसिट उनका हद से ज़्यादा हो गया, फॉरेक्स लगभग नील हो गया। एंड उसके बाद जो प्राइजेज हैं फूड के, ठीक है, सब चीज़ के, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, हाई इन्फ्लेशन वहाँ पर हो गया। ठीक है, ये पूरी हमें कंडीशन, इकोनॉमिक स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। एंड अब क्या हो गया है कि लोगों ने क्योंकि आकर प्रोटेस्ट किया, एंड जो प्रेजेंट सरकार है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो आगे खड़े हो गए, इसलिए अब हमें देखने को मिल रहा है कि ऑफिशियली जो गोटाबाया राजपक्षा हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखने को मिली। एंड प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे जो हैं was sworn in as the acting president as per the constitution। ठीक है, ये हमें सिचुएशन देखने को मिली। बट अभी क्या है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आपको 1 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है प्रेसिडेंट का, तो वो जल्द ही ये करवाएंगे। ठीक है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा कि कौन आगे प्रेसिडेंट बनते हैं श्रीलंका के। यहीं पे साइड में आपको एक और आर्टिकल दिखता है, आईआईटी मद्रास रैंक्ड कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए, एनआईआरएफ ने फिर से निकाल दिया है अपनी रैंकिंग, जिसमें वो सारी इंस्टीट्यूट्स को रैंक करते हैं। ठीक है, ऑन वेरियस बेसिस की, कैसा कॉलेज है, कैसा कैंपस है, कैसी पढ़ाई है। ठीक है, बहुत सारे इनके पास मेथड्स हैं जिनके जो थ्रू ये इसको निकालते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने फिर से टॉप जो पोजीशन है उसको हासिल किया है। एंड उसके बाद हमें आईआईएससी बैंगलोर हो गया, ठीक है, और सब जो आईआईटीज़ हो गए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए, ठीक है, वो सब हमें देखने को मिले। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, जामिया मिलिया हो गई, ठीक है, ये सब हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपर क्या देखने को मिला। ऑल्सो कौन ये रैंकिंग निकालता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, एनआईआरएफ ने ये निकाली है 2022 के लिए। एंड पहले भी वो ऐसी जो रैंकिंग्स हैं उनको निकाल चुका है। एंड दिस इज़ द 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन इस चीज़ का। एंड ये कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये रैंक करते हैं ऑन वेरियस बेसिस इसके अंदर। एंड लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल, ठीक है, हर टाइप के कॉलेज को ये इसके अंदर देखते हैं। तो ये हमें देखने को मिला। आपको बस ये याद रखना है कि एनआईआरएफ इस पर्टिकुलर ये जो एक तरीके से लिस्ट है इसको निकालती है। पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल मिला, असम अरुणाचल प्रदेश सीएम एग्री टू बॉर्डर रीअलाइनमेंट बेस्ड ऑन 1960 पेपर। देखो, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमेशा से थोड़ा बॉर्डर का इशू रहता है। ऑल्सो असम एंड अरुणाचल ही नहीं, असम एंड मेघालय के बीच में भी रहता है। तो अभी क्या हुआ है कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 1960 के रिगार्डिंग ये चीज़ों को चलाएंगे। द बाउंड्री लाइन शोड ऑन 29 टोपो शीट्स बाय हाई पावर्ड कमेटी 1960 विल बी टेकन एज अ बेसिस फॉर रीअलाइनमेंट। उसको एज अ बेसिस लिया जाएगा जिससे वो रीअलाइन कर सके बाउंड्री को, एंड जो डिस्प्यूट है उसको फिर से ठीक कर सके। एंड यहाँ पर बताया गया है कि 1960 का जो है इसके द्वारा बहुत ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि जो सिचुएशन, जो टेंशन बेफालतू की बनी हुई थी असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में या असम एंड मेघालय के बीच में, उसको कहीं ना कहीं हम काउंटर कर पाएंगे। एंड देखो, यहाँ पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया ये चीज़, आपकी पॉलिटी की बुक्स के अंदर भी है, कि प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश ने स्टेटहुड अटेन करी थी 1987 के अंदर, मतलब मच लेटर एज जब हमने इंडिपेंडेंस को हासिल किया। एंड पहले क्या था, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट
के रूप में हम उसको मानते थे, एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ असम, ठीक है, जिसको एजेंट माना जाता है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद इट वाज रीनेम्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड ब्रॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल 1954 के अंदर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर 1960 के रिगार्डिंग हमारी सिचुएशन ठीक हो जाती है तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, असम मेघालय का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है, रीजनल कमेटीज़ को फॉर्म करेंगे एंड उसके द्वारा हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक आर्टिकल था आपके लिए। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैपिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहते हैं ये 3, तो आप इसे नमामि से याद रख सकते हैं, ठीक है। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक है। ये ऐसे एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ये रहा असम, ये रहा मेघालय, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। चलिए मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर हमें मंकी पॉक्स से रिलेटेड देखने को मिला। केरला इज़ ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि पहला केस हमें देखने को मिला है केरला के अंदर। देखिए कि केस क्या है, कब आया, किसके ऊपर आया, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दो न्यूज़ के अंदर है कि 35 ईयर ओल्ड मैन है जिनको अंदर हमें देखने को मिला, एंड जो भी लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है, जिससे फर्दर जो चेन है वो आगे नहीं बढ़े। एंड देखो ये कौन सी 5 स्टेट्स के अंदर हुआ है, जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, कोलम हो गया, ठीक है, फिर पत्थनमथिट्टा हो गया, आलपुझा हो गया, देखिए आलपुझा हो गया, कोट्टयम हो गया। इनमें ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पहले भी न्यूज़ के अंदर थे, क्योंकि नीपा वायरस भी यहीं पे ज़्यादा बड़ा था। तो यहाँ पर हमें फिर से क्या देखने को मिल रहा है, एक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि अगर एक भी केस आ जाता है तो डर ये रहता है कि वो आगे बहुत ज़्यादा ना फैल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मंकी पॉक्स क्या है। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, एंड ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ज़्यादातर उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका हो गया। अभी क्या है, ये इंडिया के अंदर भी डिटेक्ट कर ली गई है, ऐसा जो ऑफिशियल लेबोरेटरी है उन्होंने क्लैरिफाई किया है। एंड मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन जो है उससे हम ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमने मंकीज़ में देखा है, इट इज़ डिटेक्टेड इन स्क्वेरल्स, ठीक है, गिलहरी जो होती हैं, फिर उसके बाद गैम्बियन पोच्ड रैट्स हो गए, डॉर्माइस हो गया, या कुछ स्पीशी ऑफ मंकीज़, ठीक है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड मंकी पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, जो कि एक मेंबर है ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस का इन द फैमिली पॉक्सीविरिडे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप देख सकते हैं इसका स्प्रेड कैसा होता है, प्राइमरली एनिमल से, जैसे कि रैट हो गए या मंकी हो गया, ठीक है, उससे, उनकी बाइट से, स्क्रैच से, या अगर हम मीट उनके कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उससे होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है, इसीलिए हाई अलर्ट लगा दिया केरला पे, ठीक है। सिम्टम्स आप देख लीजिए, इंटेंस हेडेक होगा, स्वोलन आपको आपके लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे, फीवर होगा, चिल्स होगा, बैक एक होगा, एंड सबसे प्रोमिनेंट है रैशेस। जैसे कि स्मॉल पॉक्स में रैशेस हो जाते हैं, वैसे ही आपको मंकी पॉक्स के अंदर भी रैशेस देखने को मिलते हैं। तो ये था रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। पेज नंबर 6 या एडिटोरियल की जब हम बात करें तो यहाँ पर आया अबाउट डेफिसिट्स डाउट। देखिए इसके अंदर ये बताया गया है कि क्या हुआ है कि हमारे देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। देखो ये आपका मेन जो, ये आप अगर आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जीएस पेपर नंबर 3 से कनेक्टेड है, इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उससे ये रिलेटेड है। तो अभी क्या है, हमें पता है कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके चलते हमें समझने की ज़रूरत है द ट्विन चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जब हम ट्विन चैलेंज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 चैलेंज है बेसिकली। पहला है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, जो कि हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एंड जितना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला था कि किसके बीच में होना चाहिए, 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी 4% से 2% ज़्यादा या 2% कम, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, हमारा अराउंड 7.1% हो गया इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पहली तो ये सिचुएशन है इन्फ्लेशन वाली। अब देखो इन्फ्लेशन में आप एक चीज़ समझो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है, चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, हमें देखने को मिलता है कि डिमांड जो है वो मार्जिनली रिड्यूस होती है। अब डिमांड रिड्यूस हो गई, डिमांड रिड्यूस होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, ये सब भी अपने जो लोग हैं उनको श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा।
तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऊपर से हमें रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जो कि हमें वर्ल्ड में ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है, रिसेशन का फेस। ठीक है, तो ये एक पहली सिचुएशन है ट्विन चैलेंज की। दूसरा चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज है ट्रेड डेफिसिट, जिसकी यहाँ पर बात करी गई है, या करंट अकाउंट डेफिसिट। यहाँ पे क्या हो गया, $26.2 बिलियन तक हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। एंड इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर फार लेस एज़ कम्पेयर टू आर इम्पोर्ट्स। ठीक है, हम मतलब दो और देशों से बहुत सारी चीज़ों को मंगवाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया एंड गोल्ड हो गया। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हमारे इम्पोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है, मैसिव शेयर होता है। एंड देखो एक और चीज़ है, इम्पोर्ट तो हमारे बड़े ही हैं, इम्पोर्ट एक्सपेंसिव भी हुए हैं अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें। जैसे कि देखो क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, हमें पता है रशिया यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से, या फिर गल्फ कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिली है। हमें देखने को मिला कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, गोल्ड के भी प्राइसेस बढ़ गए। तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्विन चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है। ये बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए हैं, एंड डॉलर के मुकाबले हम देखें तो हमारा जो इंडियन रुपी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है, एंड अराउंड 80 पहुंच गया है। ठीक है, वो ऑल टाइम हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, भयंकर सी। एंड अभी देखो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार स्टेप्स ले रही है, विंडफॉल टैक्सेस लगा रही है। ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी विंडफॉल टैक्सेस पे, उन प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस लगाना जो कि डोमेस्टिक इंटरवेंशंस की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनली जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से कोई फर्म, कोई कंपनी कोई प्रॉफिट को गेन करती है, उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्सेस। ठीक है, हायर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है ऑन फॉरेक्स ड्रेनर्स जैसे कि गोल्ड हो गए। ठीक है, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। एंड डिस्पाइट एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, द मिनिस्ट्री बिलीव इंडियन फिजिकल मैथ फॉर द ईयर विल नॉट एनरेबल थैंक्स टू द रीसेंट टैक्स लेवाइज। ठीक है, ये यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है ऐसी कि वो कस्टम ड्यूटी में भी चेंज कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी में भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, एंड ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू द रीसेंट टैक्स लेवाइज, जैसे कि हमारा हेल्दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन हो गया। ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ हमारे पास थोड़ा पैसा है, हमारे पास इतना जमा हुआ है, हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की बात करी गई है, तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जो कि गुड्स के ऊपर लगाया जाता है फॉर देयर प्रोडक्शन या लाइसेंसिंग या सेल। ठीक है, एंड ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमें सरकार को देना होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स हो गए, ठीक है, वो देते हैं बेसिकली। एंड एक्साइज ड्यूटी इज़ द अपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो वो उल्टा होता है। कस्टम ड्यूटी लगता है उन चीज़ों पे दैट आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ रहा है, एंड हो सकता है कि 2022-2023 के अंदर और भी ज़्यादा डिटोरिएट कर जाए। ठीक है, इंपोर्ट्स क्योंकि कॉस्टलियर हो गए हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा कम हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। एंड देखो इंडिया की हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है फ्यूल के ऊपर, ऑयल के ऊपर, ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है, फिर ग्रोथ की भी प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट बैलेंसेस को देखना है, फिस्कल मैनेजमेंट को देखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर हमें एक्सपोर्ट्स अपने स्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर से इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। एंड यहाँ पर बोला गया है कि जैसे अभी हमें राहत कब मिलेगी, राहत हमें देखने को मिल सकती है जब जैसे शेल ऑयल है उसकी सप्लाईज अगर बढ़ जाए वर्ल्ड के अंदर, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अभी क्या है, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, इसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होंगे, उसके बाद हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, डेफिसिट भी हमारा मार्जिनली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। ऑल्सो सरकार को क्या करना है, इन्होंने लास्ट में बोला है कि फिस्कल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी है, नए स्टेप्स को लाना है जिससे वो स्टिमुलेट कर सकें ग्रोथ को। ठीक है, मिटिगेट कर सकें इस सिचुएशन को। तो ऐसी जो लास्ट की लाइनें होती हैं ना, ये लाइनें आपके काम आ जाती हैं जब आप आंसर्स को लिख रहे होते हो, जब को आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिखना होता है। क्योंकि मेंस के अंदर जब आप आंसर्स लिखते हो आपको क्या दिखाना है कि आप एक बैलेंस्ड व्यू रखो, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव आउटलुक रखो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। चाहे हमारे देश की अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं ठीक नहीं है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट आपको लास्ट में होपफुल रहना है, एंड ऑल्सो मेजर बताने कि किन किन मेजर के थ्रू हम सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आर्टिकल मेरा जो कि सबसे बड़ा एक आर्टिकल था आज का, पेज नंबर 6 पर ये आया, द यूक्रेन वॉर एंड द रिटर्न टू यूरो सेंट्रिसिज्म।
देखो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरोप जो है उसने हमेशा से ये चीज़ सोची थी कि वो क्या करेगा, वो राजा बनेगा वर्ल्ड का। पर हुआ क्या, डीकोलोनाइजेशन हो गया। पहले तो क्या था, कॉलोनीज़ के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी, यूरोप को लगता था हमारे से तो ऊपर कोई नहीं है। पर फिर डीकोलोनाइजेशन हो गया, फिर यूएस भी एकदम से हमें एज अ सुपर पावर बढ़ता हुआ नज़र आया वेस्टर्न वर्ल्ड का, ठीक है, सोल एक तरीके से सुपर पावर बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जो यूरोप की सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है। एंड अभी क्या हो रहा है, अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से स्कोप आ जाता है यूरोप का कि वो राइज कर सके एज दी किंग ऑफ ऑल, ठीक है। यूएस यहाँ पर ये बोल रहे हैं, माना कि डोमिनेट करता है अभी भी ट्रांस एटलांटिक सिक्योरिटी लैंडस्केप को। बट अभी क्या है, यूरोप के अंदर न्यू सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस आ रही है। वहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको भी लग रहा है कि नहीं, हमें हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, डिफेंस के अंदर हमको पैसा लगाना है, हमें सिर्फ पैसिफिस्ट नहीं रहना है। पैसिफिस्ट रहने का मतलब क्या है, पैसिफिस्ट रहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये मानो कि कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई वॉर हो रही है, तो वो पीस से सुलझ जाएगी, ज़्यादा हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस तो पहले से ही फटीग्ड है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इराक में हो गया, अफगान वॉर में हो गया, ठीक है। इसलिए हमें देखने को मिला कि अभी रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन हुआ उसने भी यूएस ने कोई बढ़ चढ़ के कोई काम नहीं करा, क्योंकि उनके पास अपने ही बहुत काम है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है कि यूरोपीय जो है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, उसका वर्चस्व, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। एंड ऑल्सो ये जो इनका नैरेटिव का शिफ्ट आ रहा है, ये नैरेटिव का शिफ्ट है फ्रॉम पैसिफिज्म टू इनसिक्योरिटी इंड्यूस्ड मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। पैसिफिज्म की जैसे हमने बात करी कि पीस लेकर आओ, वॉर में कुछ नहीं रखा, वॉर अनजस्टिफाइड है, ठीक है। ये इस थिंकिंग से ऊपर उठकर अब इनसिक्योरिटी इंड्यूस्ड मिलिटेरिज्म के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी मतलब कि कहीं ना कहीं खतरा है सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस को बढ़ाना है, ठीक है, मिलिट्री को बढ़ाना है, अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं वो यूरोप करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर बोला गया है कि एक एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं इसको बिल्डअप किया है। एंड देखो एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये इंसान के अंदर भी हो सकती है। कभी कभार क्या लगता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत फैंसी ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये लगे कि वाई आई एम एग्जिस्टिंग, आई डू नॉट हैव एनी रेलिवेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यही ऐसी टाइप की थिंकिंग ही यूरोप ने कहीं ना कहीं इसको, इससे ऊपर उठकर ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड एक फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन का, नेटो का, ठीक है, यहाँ पर ये बात करी गई है। एंड नेटो तो हमने अभी अभी देखा कि फिनलैंड एंड स्वीडन भी एक न्यू मेंबर्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हाँ, नेटो भी अपनी जो अलायंस है उसको बढ़ा रहा है। एंड उसके बाद दिस न्यू मिलिट्री यूनिटी इज़ नॉट जस्ट वर्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड के लिए बोल दिया है कि नहीं हम अपनी सिक्योरिटी पर ख्याल रखेंगे, अब डिफेंस को बढ़ा रहे हैं, नहीं। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, फाइनेंशियली पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो ऐसे नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, नहीं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो डिफेंस में अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपनी सिचुएशन को बेटर कर सके। एंड देखो पहले क्या था, पहले उनका ये मानना था कि हम रशिया को चेंज करेंगे थ्रू ट्रेड। हमारे अगर एक दूसरे के साथ हमारी व्यूज़ नहीं मिलते, कोई बात नहीं, हम ट्रेड करेंगे, उससे हमारी चीज़ें बेटर होंगी। अब इस सिचुएशन से भी ऊपर उठ गई हैं। अब वो दे नो लॉन्गर बिलीव इन दिस काइंड ऑफ नैरेटिव। एंड देखने को मिल रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाह रहे हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि इन्होंने जर्मनी की बात करी, ठीक है। जर्मनी भी पहले क्या था, बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट देखने को मिलता था, पर अभी क्या है, जर्मनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ 1.3% करता था, अब अराउंड 2% अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है जर्मनी। तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिर यूरोपियन स्टेट्स आर डीपली वरिड, एक और सिचुएशन है जिससे वो वरिड है। ग्लोबलाइजेशन इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि मल्टीलेटरलिज्म जो है वो आए, ठीक है, जो कि है ही। बट ये है कि वो यूरोपियनिज्म के लिए बेटर रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये चीज़ आगे हमें आती हुई नज़र आएगी। यूरोप ने क्या करा है, अभी यूरोप ने अभी स्टेटमेंट भी दी थी कि डेमोक्रेसीज़ को साथ में मिलना है, डिफीट करना है नॉन डेमोक्रेटिक अग्रेसर को, ठीक है, एंड यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड को लाने की कोशिश करनी है, फ्रेंड्स
बनाने हैं, ठीक है, एंड ये सब चीज़ें बोली हैं। बट देखो इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, इंडिया एक फ्रेंड है यूरोप का, एंड हमारी एंगेजमेंट भी विद टाइम यूरोप के साथ बढ़ी है। बट यूक्रेन वॉर के अंदर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ एकदम सामने आ रही हैं एंड सामने से बोल रही हैं कि नहीं यूक्रेन के साथ बहुत गलत हुआ है, रशिया वॉज रॉन्ग, हमने वो चीज़ें नहीं करी हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें रशिया के साथ भी अपनी नहीं बिगाड़नी, रशिया के साथ भी हमारे जो टाइज़ हैं वो बेटर होने हैं, ठीक है, हमारी बहुत सारा डील भी हैं, ठीक है, जैसे S-400 हो गया, ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, पहले तो ये बताया गया है कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के बाद यूरोप ने कहीं ना कहीं ये स्थान लिया है कि हमें हमारी सिक्योरिटी के ऊपर ख्याल रखना है, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हमें एक प्रॉपर ऐसा ग्लोबल ऑर्डर लाने की कोशिश करनी है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आ सके, एज किंग ऑफ ऑल हमें कहीं ना कहीं देख सके, ठीक है। तो ये एक पूरा आर्टिकल हमें देखने को मिला, ये बताता है अबाउट द वर्ल्ड व्यू। हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता चलता है कि चल क्या रहा है। पेज नंबर 8 पर आर्टिकल आया, बैन ऑन धरना इन पार्लियामेंट प्रेजेंट्स सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। देखो अभी क्या हो गया है, प्रोहिबिट कर दिया है मेंबर्स को कि वो जो प्रोमाइसेस होते हैं उसके अंदर वो धरना नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते, या पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है, ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते, इसको बैन कर दिया है। अब इसको बैन कर दिया है तो जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, एंड कहीं ना कहीं ये मज़ल कर रहे हैं सोल ऑफ इंडिया को, डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट्स हैं उनको छीन रहे हैं, एंड वो ये चाह रहे हैं कि हम उनके अगेंस्ट कभी खड़े ही ना हुए, अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो हम आगे खड़े ही ना हुए, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली है आर्टिकल। अब देखो कल एक और चीज़ आई थी, बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जो कि MP यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि बहरी सरकार वर्ड हो गया, या क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया, ठीक है, या फिर हिपोक्रेसी हो गया, नौटंकी, ठीक है, ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 आ रही हैं। यही था इस आर्टिकल में, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। पेज नंबर 9 पर आर्टिकल आया, बांग्लादेश ऑन पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखिए बांग्लादेश से रिगार्डिंग इंडिया क्या करता है, इंडिया अगर कोई भी स्टेप बांग्लादेश ले रहा होता है, या जैसे कोई न्यू, हमने देखा कि ब्रिज की फॉर्मेशन हुई थी तब भी क्या हुआ था, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बांग्लादेश को, एंड अभी क्या है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है। अभी देखो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें भी हमें उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिली है। तो बांग्लादेश इज़ ऑन अ वेरी राइट पाथ। अभी जब हमें पूरे वर्ल्ड में रिसेशन काइंड ऑफ थिंग देखने को मिल रही है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, फिर भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर इस चीज़ की सराहना करी गई है। एंड राजनाथ सिंह जी ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नेम ना लेते हुए टारगेट भी किया है कि और सब कंट्रीज़ को बांग्लादेश से सीखना चाहिए, और स्पेशली उन कंट्रीज़ को जहाँ पर हमें रिलीजियस फैनेटिज़म या हमें देखने को मिल रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, उनकी खुद की सिचुएशन ठीक नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, टेररिज्म है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई हैं। एंड यही है कि इंडिया ने अप्रिशिएट किया है बांग्लादेश को, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड बांग्लादेश हर सेक्टर में इस समय ग्रो कर रहा है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है, एंड यही सब चीज़ें। ऑल्सो अगर हम देखें, देखो एक हो गया बांग्लादेश, ये भी तो हमारा नेबर है, वेरस जब हम श्रीलंका की बात करें, आप उसकी सिचुएशन देखो, दे आर इन क्राइसिस राइट नाउ। तो हमारे देश के आजू बाजू इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये था पेज नंबर 9 पर एक आर्टिकल, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। पेज नंबर 10 पर 2 आर्टिकल आए, पेज नंबर 9 एंड 10 पर हमें देखने को मिले। पेज नंबर 9 पर है 36 राफेल जेट्स डिलीवर्ड टू इंडिया। फ्रांस ने डिलीवर कर दिए हैं 36 राफेल फाइटर जेट्स टू इंडिया, ठीक है, ऐसा फ्रेंच इन्वॉय ने कहा। बट अभी क्या है कि अभी हमें 35 ही मिले हैं, 1 जेट जो है वो अभी आना बाकी है। बट फिर भी ये है कि राफेल की जो डील है हमें सक्सेसफुल होती हुई नज़र आई है। इंडिया एंड फ्रांस ने ये जो डील है ये साइन करी थी, एंड 2016 में, ठीक है, सितंबर 2016 में ये हुई थी। एंड इससे क्या हुआ, 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स हमारे देश के अंदर आ गए, एंड अच्छी बात है, हम इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे, एंड हमारी जो कैपेसिटी है वो ही बढ़ेगी इनसे। फिर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, इंक्रीज्ड अनियन स्टॉक टू रेगुलेट प्राइजेस सेंटर। देखिए सेंटर ने फ्राइडे को कहा कि उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है
2.50 लाख टन ऑफ अनियन एज बफर स्टॉक, ठीक है, बफर के रूप में कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर्पस के बेसिस पर उन्होंने रख लिया है 2022-2023 के लिए। अब देखिए ये क्यों किया गया है, ये इसलिए करा गया है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार एकदम से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्सो देखो देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, हमें पता है, महंगाई चल रही है, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर के रूप में हमने ये चीज़ करी है, ठीक है, सेंटर ने ये चीज़ करी है। एंड इससे क्या होगा कि आगे अगर हमें अनियन की सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आई तो हम इनको रिलीज़ कर पाएंगे एंड लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है। द स्टॉक हैव बीन प्रोक्योर्ड बाय नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे फिर हम नाफेड कहते हैं। एंड ये किससे लिया गए हैं, ये लिए गए हैं फार्मर्स से थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक हमें देखने को मिला। देखिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है देश की सिचुएशन कैसे ही बेटर हो जाए, आगे जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकें, ठीक है। हमने देखा कि गोल्ड के ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी है, तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। बस ये चीज़ है कि अगर इंटरनेशनली भी चीज़ें सोबर हो जाएंगी तो हमारी इंडिया कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर वे में रिकवर कर पाएगी। पेज नंबर 11 पर आर्टिकल आया ईरान बेलारूस टू बी न्यूएस्ट एससीओ मेंबर्स। देखिए ईरान एंड बेलारूस हमें देखने को मिल सकता है आगे कि वो दो न्यू एडिशनल हमें देखने को मिलेंगे कि मेंबर्स बन जाएंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वर्ल्ड ऑर्डर 2 में बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए के साथ अलाइज हैं, यहाँ पर हैं वो जो कि रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाइना एंड रशिया का बेसिकली हमें अलायंस को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर बोला गया है कि चाइना, रशिया या 4 सेंट्रिक एशियन स्टेट्स हो गए, उन्होंने क्या किया था, एससीओ की स्थापना करी थी। दे वर फाउंडिंग मेंबर्स एंड इंडिया एंड पाकिस्तान तो 2017 में ही आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं चाइना एंड रशिया एक तरीके से एक काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट को, एंड इसलिए एससीओ को ये क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है, नेटो एंड एससीओ बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का एक्सपेंशन बिल्कुल डिफरेंट है। एससीओ क्या है ये, क्योंकि इसका सपोर्ट ही कर रहे हैं, एक तरीके से बोल रहे हैं कि एससीओ एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है हम किसी के साथ हैं तो किसी से हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड हम किसी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं करते। वेरएज अगर ये नेटो की बात करें तो नेटो क्या है, कोल्ड वॉर थिंकिंग पर बेस्ड है, नेटो एनिमीज़ बनाने की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो एससीओ के लोग हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं। एंड अभी मेन चैलेंज क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया होस्ट करने वाला है एससीओ की समिट नेक्स्ट ईयर, जो कि वाराणसी में होगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उसी तरीके से स्टेबल रखना है। डिप्लोमेटिक जो हम खेल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हमें खेलना है, डिप्लोमेसी को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि यूएस से भी हमें फ़ायदा है। एंड अगर हमें एशिया के अंदर स्टेबिलिटी रखनी है अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ के बेसिस पर, हमें दूसरा जो अलायंस है, ठीक है, उसके ऊपर भी ख्याल रखना है, तो हमें डिप्लोमेटिक रहना होगा। पेज नंबर 11 पर आर्टिकल आया रुपी स्लाइड टू इन्फ्लेट इम्पोर्ट ग्लोबल ट्रैवल बिल्स। देखिए वही वाली बात है, रुपी जो है वो नियरली 80 पहुंच गया है, इट हैव डेप्रिशिएटेड सो मच। क्रूड ऑयल जो है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ठीक है, सब हमें महंगे देखने को मिल रहे हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन भी महंगी हो गई है, तो ट्रैवल भी कॉस्टलियर हो गया है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि बास्केट ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, कोल को, प्लास्टिक मटेरियल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड, वेजिटेबल ऑयल, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, गोल्ड, पर्ल, ठीक है, प्रीशियस स्टोन हो गए, सेमी प्रीशियस स्टोन हो गए, आयरन, स्टील, इन सबको हम इंपोर्ट करते हैं। एंड हमारा क्या है, हमारा इंपोर्ट ही बढ़ रहा है, ऑल्सो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया है, इसलिए हमारे देश के अंदर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। एंड वीकर रुपी का मतलब ये है कि फॉरेन एजुकेशन भी महंगी हो जाएगी। वीकर रुपी का मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो भी हमें कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होगी। तो ये जो सिचुएशन है ये तो देश के अंदर अलार्मिंग है ही, ठीक है। बस ये है कि हमारा रुपी अगर बेटर हो जाता है सिचुएशन तो हमें ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। एक और आर्टिकल हमें देखने को मिला है, येस बैंक टू सेल 48,000 करोड़ रुपी बैड लोन्स टू ARC, ठीक है। येस बैंक ने अलाई कर दिया है, कहीं ना कहीं मिल गए हैं ये JC फ्लावर्स ARC से। एंड उस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ ही क्या करेंगे, दे विल सेल 48,000 करोड़ ऑफ देयर बैड बैंक्स लोन्स जो हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी।
तो जब हम ARC की बात करते हैं या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि 90 दिन से ज़्यादा प्रीमियम हो गया या इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर दिया है, बकाया रह गया, आपने उसे चुकाया नहीं है, या फिर वो बैड एसेट में कन्वर्ट हो गया है बैंक का कि वो वापस आ ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, दे बाय इट, ठीक है, वो उसको खरीदते हैं जिससे बैलेंस शीट जो बैंक्स की हैं उसको वो बेटर कर सके, सिचुएशन को वो बेटर कर सके। इन अदर वर्ड ARC जो है दे आर इन द बिजनेस ऑफ बाइंग बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, जिससे बैंक्स की जो सिचुएशन है, बैंक्स की जो हालत है, हेल्थ है, वो ठीक हो पाए, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आज के न्यूज़पेपर में यही सारी खबरें थी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही हम आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेकर आते रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।